करने के लिए। डॉक्टर आयशा मुश्ताक इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है बहुत कॉमन है, लेकिन ये डेंजरस भी हो जाती है, ख़तरनाक भी हो जाती है अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, इसको प्रॉपर तौर पर टेक केयर ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे ये इनिशिएट होती है, और उसके बाद फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जी बिल्कुल सबा, थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज़ जो है ना अब एशिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, चाहे वो प्रेग्नेंट स्टेट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, मर्द हो या औरत हो। हाँ। सब में डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। स्पेशली हम जो पाकिस्तानी हैं, जापानीज़ हैं, इंडियन हैं, इन सब में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी जो होती है ना उसमें डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसलिए बढ़ जाता है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। ठीक है, एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी होती है कि इसमें जो ना वो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज़ का रिस्क भी इसमें बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कब कहेंगे? हम उस वक्त कहेंगे कि जब प्रेगनेंसी में पहली बार आपको शुगर डायग्नोस हुई हो या पहली बार हुई हो, इससे पहले आपको कभी डायबिटीज़ ना हुई हो, उससे हम कहते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या हमल के दौरान शुगर का बढ़ जाना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। ये बताएं कि ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, कौन सी ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इस तरफ चले जाती हैं कि वो डायबिटिक हो जाती हैं या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है? क्योंकि कुछ लोगों में पहले से भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, ऐसा भी होता है कि चलें सडन तो डॉक्टर ये कहते हैं जी ये प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है, बट कुछ ख़वातीन जो हैं वो पहले से भी डायबिटिक होती हैं और उनका शुगर इंटेक पहले से भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी उनको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो कौन सी ख़वातीन होती हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, कैसे इसका इलाज होता है, कैसे ओवरकम करना है, ये बताइए। बिल्कुल सब है। देखें, डायबिटीज़ हमारे पास जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 वो होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो शुरू से आपको होती है और आपको इंसुलिन की नीड होती है। जो टाइप 2 होती है ना वो अब ज़्यादा कॉमन हो गई है। 90% हमारे पास टाइप 2 होती है। इसमें हमारे पास लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारे पास आजकल हैं वो उसकी वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका इंसुलिन बॉडी का जो वो काम करना छोड़ दे। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में हम जब बात करते हैं कॉजेज़ की, तो कुछ ख़वातीन होती हैं जो पहले से ओवरवेट होती हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबीस होती हैं, उनमें जो वो डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ ख़वातीन होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ है, चाहे वो मदर को, फादर को, उनके बहन भाइयों को, उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है। ठीक है, या आपके पास जो है ना वो पहले से आप डायबिटिक हों, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, कोई आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है या दिल का आर्जा है, कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पेशेंट्स में भी डायबिटीज़ हो जाता है। और प्रेगनेंसी में अगर आपकी पहले प्रेगनेंसी हुई है, उसमें आपको डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली आपको जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है ना उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, 5% रिस्क होता है कि डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में हो जाती है। सही। अच्छा, जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है तो क्या उसका कोई इफ़ेक्ट बेबी के ऊपर होता है? बिल्कुल होता है, उसका इफेक्ट बेबी के ऊपर बहुत होता है। क्योंकि देखें, डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जो आमलनाल होती है ना, प्लेसेंटा, उसके अंदर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं नेचुरली वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन होता है ना, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है। इंसुलिन जो रूटीन में हमारे पैंक्रियाज से सीक्रेट होती है। ठीक है, वो हमारे ग्लूकोज को जो वो एब्जॉर्ब करती है, बॉडी में हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। राइट। अब कुदरत ने जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो हार्मोन्स जो सीक्रेट करना शुरू किए हैं, उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। क्योंकि बेबी जो होता है ना उसके लिए शुगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, जो बेबी अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है मदर के ज़रिए, वो उसके आमलनाल के थ्रू ले रहा होता है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हो या फिर जो है वो शुगर हो। शुगर इंटेक बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसी तरह से बेबी में भी इंसुलिन सीक्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर मदर जो वो डायबिटिक होगी तो उसकी शुगर ज़्यादा होगी, वो बेबी के अंदर भी जाएगी। ठीक है, या तो बच्चा जो है ना वो हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, वो मोटा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन होता है ना वो एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। एनाबॉलिक का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशंस बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर ऑर्गन। इन शॉर्ट ये कि इसका नुकसान माँ और बच्चे दोनों को हो रहा होता है। इससे कैसे ओवरकम किया जाए? अगर प्रेगनेंसी में किसी खातून को डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो क्या करें? देखिए, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो डायग्नोस होती है ना, अब हमारे पास जब पेशेंट इनिशियली बुकिंग पर आता है तो उस पर हम उनकी शुगर लेवल ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन उनको पता ही नहीं होता है कि वो पहले से डायबिटिक है या नहीं है। प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट टाइम चेक हो रहा होता है, अगर उस वक्त उनका शुगर लेवल ज़्यादा आया तो फिर हम उसे कंफर्म करते हैं
थ्रू ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम अच्छा। मदर को शुगर पिला के और इसके 1 और 2 घंटे के बाद हम शुगर चेक करते हैं। अगर उसकी लेवल्स जो है वो ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे 1 आवर में हमारा 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 2 आवर में 120 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक स्टेट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से HbA1c लेवल हम कराते हैं शुगर के लिए टेस्ट, उसको हम रखते हैं 5.7 से 6 के दरमियान, ठीक है। प्रेगनेंसी में वैसे भी 6.5 से बिलो ही होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का 5.7 से 6 के दरमियान है तो हम एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं कि इस पेशेंट को अब जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, शुगर इंटेक अपना जो है वो कम रखे, ठीक है, वरना उसको GDM या डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाएगी। सही, ठीक है, क्योंकि अगर हमने जैसे बात की कि अगर मदर को डायबिटीज़ होगी तो बच्चा ऑब्वियसली जो है ना या तो मैक्रोसोमिक हो जाता है, जिसे कहते हैं कि वक्त से पहले बड़ा हो गया, ठीक है, उसमें बच्चे का वेट जो है ना वो 4 kg 4.5 kg इतना हो जाता है और इसमें रिस्क हो जाता है कि या तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल से हो सीज़ेरियन की तरफ चला जाए, ठीक है, या फिर बच्चा जो वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुगर लो हो जाती है, ठीक है, बच्चे में जो है वो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में अगर हम बात करते हैं जी जी, तो और इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वक्त से पहले जो है ना बच्चा या तो पैदा हो जाता है, प्रीटर्म होगा, या उन मदर्स में जिनमें डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का पहले जो है वो बच्चा डेड हो गया है, पेट में ही उसका बच्चा अगर मर गया और उसको रीज़न नहीं पता, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ना ये हो सकता है कि उसको पहले डायबिटीज़ रही हो उस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, आपने जितने भी ये फैक्ट्स बताए हैं ऑब्वियसली जितनी भी ख़वातीन हैं वो बड़े गौर से सुन रही होंगी और वो इस हवाले से ये भी जानना चाहेंगी कि इसके लिए क्या एहतियात है, क्या करना चाहिए कि ये स्टेज ही नहीं आए, और अगर ऐसा हो जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए। टेस्ट तो आपने बता दिए, लेकिन ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें। अब अगर डायग्नोज हो ही गई है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, तो किस तरह से फिर उससे ओवरकम करें, कैसे लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा उसमें डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते क्या खाना है। बिल्कुल, देखिए सबा, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है ना तो उसको चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले या कंसीव से पहले ना हम 3 महीने पहले उसको फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी डायबिटीज़ होती है उनके बच्चों को पैदाइशी नुकाइस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, कार्डिक डिफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं उन पेशेंट्स में, ब्रेन में डिफेक्ट हो जाते हैं और किडनी डिजीज़ हो जाती हैं, तो उनको हम 3 महीने पहले से उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है, इनिशियल बुकिंग पे उसका वेट अगर ज़्यादा है तो हम उसका वेट जो है वो कंट्रोल करने के लिए उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं थ्रू लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन। देखें, प्रेगनेंसी में जो है ना वो रूटीन में 10 to 15 kg वेट तो बढ़ता ही है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर कोई लेडी ऑलरेडी ओवरवेट है, ओबीस से शुरू में ही, जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 18 to 25 के दरमियान होना चाहिए। अगर 25 से अबव है तो हम उस पेशेंट को जो है वो वेट रिडक्शन के लिए कहते हैं, ठीक है। और जिस पेशेंट को अगर डायबिटीज़ डायग्नोस होती है प्रेगनेंसी में, अच्छा, दूसरा, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पर है तो उसकी इंसुलिन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन डायबिटीज़ की अगर कोई दवाइयाँ ले रही होती है ना प्रेगनेंसी में, हम वो दवाइयाँ स्टॉप करके और इंसुलिन पे डाल देते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाती हैं तो उसकी शुगर कम कर देती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बढ़ी हुई शुगर इतना नुकसान नहीं देती जितनी लो शुगर लेवल जो है ना वो नुकसान देता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अगर जो है वो पेशेंट को डायबिटीज़ हमें प्रेगनेंसी में डायग्नोस हुई है तो हम उसे एक तो सबसे पहले हम डाइट के लिए कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हम उसे एक्सरसाइज के लिए कहते हैं कि उसके थ्रू वो उसको कंट्रोल करें। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़वातीन की सेहत से मुतालिक बात कर रहे हैं, स्पेशली जब वो प्रेगनेंसी के फेज़ में होती हैं और डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उस वक्त क्या कुछ करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर फ़ौरन सजेस्ट करते हैं कि जी आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, जैसे उनको पता चलता है कि जी कोई भी खातून जो है वो प्रेग्नेंट हैं या वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो फॉलिक एसिड नहीं खाती हैं और फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर भी है कि स्पाइना बाइफिडा। ये एक बहुत मोलिक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बालों का सा गुच्छा सा बन जाता है। ये किस वजह से होता है और फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में ना खाने के क्या नुकसान हैं? एग्जैक्टली
सब फॉलिक एसिड जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर जिसका होना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो ना ब्रेन की फॉर्मेशन सही नहीं हो पाती है, ठीक है, या तो ब्रेन बना हुआ नहीं होता, या रीढ़ की हड्डी में जो एक सुराख हो जाता है, ओपनिंग होती है, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा और मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, जिसके थ्रू मेम्ब्रेन जो बाहर बल्ज कर रही होती है। वो बड़ी ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, उसमें डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन वो डिलीवरी भी बहुत एहतियात के साथ करनी पड़ती है, उसके बाद बेबी के साथ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। जो मदर्स फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं प्रेगनेंसी में, उनमें ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ना, एक तो प्रेगनेंसी में हम कंटिन्यू कराते हैं, पेशेंट को 3 मंथ्स लाजमी कराते हैं, ठीक है। और अगर कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं जो एपिलेप्टिक हैं, एपिलेप्टिक मीन्स कि जिनको अगर मिर्गी की बीमारी है, ठीक है, उनको जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस मिलती हैं ना, तो दोज आर एंटीफोलेट। उसमें जब वो फॉलिक एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है, वो उसको इनहिबिट कर देती हैं, तो उन पेशेंट्स में हम फॉलिक एसिड लाजमी देते हैं और डबल डोज में देते हैं। मतलब अगर कोई खातून प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्टिक भी हैं तो उनको ज़रूर आप फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये खाएं और डबल डोज में देंगे, डबल डोज में देंगे, सही। और अगर ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल उसमें है, कंडीशन में है, तो वो फिर फॉलिक एसिड जो आप वो रूटीन में खाएंगी। जिनके जो वो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, बार बार मिसकैरेज हो गए, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ठीक है, उसमें भी मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं, उनमें भी हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, सही। तो इन कंडीशंस में डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ होती हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, तो उनमें भी हम जो फॉलिक एसिड पहले से स्टार्ट कर देते हैं उन पेशेंट्स में भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में बात करें कि इस पूरे टाइम के अंदर लाइफस्टाइल जो है वो कैसे रखना चाहिए, ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि वो नॉर्मल फील करें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घर में बंद हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो ख़वातीन होती हैं जो कि स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि कहती हैं कि बस ठीक है, बस अब पता नहीं क्या होगा, वो पहले से ही उनको प्री डिप्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल मेंटेन करना प्रेगनेंसी के दौरान कितना ज़रूरी है? देखिए, प्रेगनेंसी जो है ना वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो उसको अगर हम उस तरह से लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा हमारे साथ रहेगा, बेबी भी हमारा जो वो अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। इसमें आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो खुश रहें, एक तो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस में जो ना हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उससे डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, वेस्कुलोपैथी होना शुरू हो जाती हैं। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, वर्जिश करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप रूटीन में अपनी जो है वो चीज़ें करें, ठीक है। आप जो स्टेयर्स हैं वो चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ना वो डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम देखें जो नॉर्मली क्या होता है, एक आम इंसान 3 मील लेता है ना, मेजर ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स भी और डायबिटिक मदर्स भी, हम उनमें क्या कहते हैं कि आप 6 मील्स लें। 6 मील्स ऐसे लें कि आपकी 3 मेजर मील्स हो गई, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा आप जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान तकरीबन 11 बजे के दरमियान जो है पोर्शन ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आप हेल्दी स्नैक्स लेते हैं, ठीक है। सुबह में आपने अगर ब्रेकफास्ट लिया है, उसमें आप बॉइल्ड एग ले लीजिए, पोरेज या दलिया है वो ले लें, विदाउट शुगर आप टी ले सकते हैं, और दूसरा जो है ना आप विदाउट मलाई जो आप मिल्क ले लें, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बेचारे परेशान होते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आप लंच से 2 घंटे पहले तकरीबन 11 बजे के करीब आप जो है वो हैंडफुल नट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। फिर लंच में आप जो है वो चपाती या रोटी के साथ, जो चक्की की रोटी होती है उसके साथ आप वेजिटेबल्स ले लें, सैलेड का बॉल ले लें, आप गोश्त का 1 पीस ले सकते हैं। फिर टी टाइम स्नैक जब आपका आता है तो आप विदाउट शुगर बिस्किट्स ले लें, जैसे व्हीट बिस्किट हो गया वो ले लें, और चाय आप ले सकते हैं विदाउट शुगर। फिर आपने लंच ले लिया, लंच में आप राइस ले सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कम कर दें, या आप रोटी के साथ जो है ना वो दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, ऑयल की क्वांटिटी उसमें आप कम रखें। फिर सोने से पहले आप रात में 1 गिलास आप दूध का ले लें, लेकिन वो भी विदाउट
बलाई होना चाहिए। बिल्कुल, वो भी बलाई के बगैर होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का भी अपने फैट्स का भी जो है वो ख्याल रखना है, कार्ब्स का भी जो है ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो आपने ओवरऑल लाइफस्टाइल बताया, डाइट के हवाले से बताया, मज़ीद क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं? बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नारियल का जो पानी है, कोकोनट वाटर जो है उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ठीक है? वो ठीक है, नारियल अच्छा। पानी जो है ना, हाँ। उसके कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं है। वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं, हाँ। आपको री एनर्जाइज करते हैं, बूस्ट करते हैं, इवन आपके जो बोन्स हैं उसको भी अच्छा रखते हैं, हड्डियों की बीमारियों को भी ठीक करते हैं। सही। अच्छा, जो अच्छा वैसे तो इन जनरल तो अभी हम दूसरी डिस्कशन करें, लेकिन कीटो डाइट वालों के लिए बड़ी वो बेनिफिशियल होता है। अगर आप जी। कोकोनट वाटर पी रहे हैं ना, तो वो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, ओवरऑल इसमें जो विटामिन्स हैं वो क्या लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। जो नॉर्मल रूटीन में मल्टीविटामिन हाँ। हम पेशेंट को देते हैं या आयरन कैल्शियम हम देते हैं, वो हाँ। तो पेशेंट इस्तेमाल करेगी। बाकी वो अपनी, अगर उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उसको मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत है ना, तो फिर उन पेशेंट्स में हम डाइट के बाद फिर मेडिसिन, जिसे हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, वो सेफ है, मेटफॉर्मिन देते हैं। और उनकी शुगर अगर और ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर हम उनमें इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ हमें ये प्रेगनेंसी के अंदर हुई है या उससे पहले हमें थी, पता हाँ, नहीं चला। बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए जब हम इनिशियली ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक तो ब्लड शुगर लेवल के जो लेवल्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ थी, ठीक है। दूसरा, कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं लेट बुकिंग के साथ हैं, हाँ। तो जब उनकी डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते के बाद एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम OGTT कहते हैं, वो हम लाजमी कराते हैं। सही। वो कंफर्म करता है कि इस पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ थी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो उसे आगे जाके भी अपनी डाइट का और शुगर इंटेक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 50% चांस है कि आगे लाइफ में जो है ना वो जाके वो डायबिटीज़ डेवलप करे, ठीक है। डायबिटीज़ डेवलप। और अगर हम बच्चे की बात करें ना सबा, तो अगर इसका ये होता है कि अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है ना, तो 1 to 3% चांस है कि उसकी बेबी को शुगर हो। लेकिन अगर फादर को डायबिटीज़ है, हाँ। तो ये रिस्क डबल हो जाता है, क्योंकि जो जीन है ना वो फादर से बच्चे में आ रहा है। अगर किसी मदर को होगी तो बच्चे को 1 to 3% है, हाँ। लेकिन अगर फादर को डायबिटीज़ है तो बच्चे को 6% रिस्क होता है। और अगर मदर फादर बोथ आर डायबिटिक तो बच्चे को जो है ना 20% चांस है कि उस बच्चे को आगे जाके लाइफ में जो वो डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आप आई हमारे स्टूडियोज़ और आज हमने बड़ी जो है बेनिफिशियल बातें की हैं। आई होप कि तमाम ख़वातीन जो हैं जो इस फेज़ से गुजर रही हैं तो वो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ढेर सारी बातें आपके साथ में करेंगे और बड़े मज़े मज़े के टॉपिक भी आज हमने शेयर करेंगे।